जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और आप लोग की जो पढ़ाई काफ़ी जोरों शोरों से चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर को पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। हर एक कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाला है सब कुछ देख चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए, चैप्टर जो था आपका शीत युद्ध का दौर, इस लेसन का अभी हम लोग कहते कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है आपका, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? चलिए, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों के बीच, राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी न्यायपूर्ण समयावस्था बनाए रखना जिससे उनमें कोई इतना शक्तिशाली न हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके, उससे शक्ति संतुलन कहा जाता है। शक्ति संतुलन कहने का मतलब होता है कि जो शक्तियां होनी चाहिए वह बराबर होनी चाहिए। यह नहीं कि वह एक व्यक्ति इतना ना शक्तिशाली हो जाए कि वह अपनी इच्छाओं को दूसरे पर लाद दे, जो चाहे सो करे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वही बोला है शक्ति संतुलन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियों का उदय हुआ। इस हम लोग देख चुके हैं कि दो महाशक्तियां थी, वह एक पूर्वी गुट था, दूसरी पश्चिमी गुट था। पूर्वी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था और पश्चिमी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो उसके बाद में देखिए, अमेरिका और रूस, एक पूंजीवादी का समर्थक और दूसरा साम्यवाद का समर्थक था। तो पूंजीवाद का जो समर्थक था वह अमेरिका था और साम्यवाद का जो समर्थक था दूसरा क्या था? रूस था। चलिए, तो यह हुआ शक्ति संतुलन क्या है कि शक्ति संतुलन का अर्थ हुआ शक्तियों का विभाजन जो होना चाहिए वह समान होना चाहिए, न कि जो कोई ज्यादा शक्तिशाली हो जाए कोई कम शक्तिशाली हो जाए, और जो ज्यादा शक्तिशाली है वह अपनी इच्छाओं के अनुसार जो मन करे सो करे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मार्शल योजना क्या है? दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न है कि मार्शल योजना क्या है? तो चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या बोला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 के अमेरिकी गुट के एक यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए एक योजना तैयार करने की जरूरत थी और पूरे यूरोप के लिए एक मजबूत आर्थिक वातावरण बनाने में मदद करना था। मार्शल योजना में यूरोपीय देशों के लिए 13 अरब डॉलर का सहयोग दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोपीय अर्थव्यवस्था तो एकदम छितर-बितर हो चुकी थी, जो नष्ट हो चुकी थी, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी काफी खराब स्थिति में चली गई थी। तो उनके पुनर्निर्माण के लिए अर्थव्यवस्था को और भी आगे ले जाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए अमेरिका द्वारा चलाया गया एक योजना जो था वह क्या कहलाई? मार्शल योजना कहलाई। क्या कहलाई? मार्शल योजना कहलाई। चलिए, अब आपका तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तीसरा लघुत्तरीय प्रश्न। लघु का 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? जब हम लोग ने पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में तो हम लोग ने देखा था कि देखिए, एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान जो पूरा विश्व था वह 2 गुट में बटा हुआ था। एक था पूर्वी गुट, दूसरा था पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था, पश्चिमी गुटों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो वह जो पूर्वी गुट था वह पहली दुनिया था, जो पश्चिमी गुट था वह दूसरी दुनिया था, और तीसरी दुनिया जो गुट निरपेक्षता थी उसको कहा गया तीसरी दुनिया। तो उसके बारे में समझते हैं कि तीसरी दुनिया थी क्या, उसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के लोगों ने तीसरे विकल्प के रूप में देखा। तीसरी दुनिया का अर्थ तटस्थता धर्म को निभाना भी नहीं है। मतलब तीसरी दुनिया को जिसे गुट निरपेक्ष कहा जाता है, इसका मतलब वह नहीं कि तटस्थ है, वह पूरी दुनिया से क्या अलग हटके चल रहा है, वैसे भी स्थिति नहीं थी। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। कई कारणों से तीसरी दुनिया के देश
जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए। इन देशों ने दूसरे दुनिया के बीच युद्ध होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए। तीसरी दुनिया के देशों के विकास में शांति, स्थिरता और समृद्धि प्रदान करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ आपसे अगर साधारण भाषा में पूछा जाए कि तीसरी दुनिया क्या है, तो पूर्वी गुट से हटकर और पश्चिमी गुट से हटकर एक नई दुनिया की शुरुआत की, एक नया गुट बनाया गया जिसे एकात्म कहा गया, तीसरी दुनिया कहा गया। तो नया गुट क्या था, तो गुट निरपेक्षता थी। गुट निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं कि तटस्थता होता है या किसी से एकदम दुनिया से, जो दुनिया की नीति चल रही है, जो पूरे विश्व में नीति चल रहा है, उससे हटकर चलना होता है। यहाँ गुट निरपेक्षता का अर्थ इस बात से है कि भाई हम अपना एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, ना हम किसी गुट में शामिल होना चाहते हैं, ना किसी युद्ध में हम शामिल होना चाहते हैं। युद्ध आप लड़िएगा तो युद्ध का हम मध्यस्थता करा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि युद्ध से कोई फायदा नहीं है, शांति स्थापित करके रहना चाहिए विश्व में। तो यह काम किसका था, तीसरी दुनिया का। अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न, एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, यह कब प्रारंभ हुआ। चलिए, तो इसका आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चली थी, 1939 से 1945 तक चली थी। तो 1945 के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। अमेरिका उदारवादी विचारधारा का समर्थक था, तो सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का। दोनों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। दुनिया के एकाधिक देश किसी एक महाशक्ति के शिविर में आ गए। बहुत सारे जो पूरे विश्व में बहुत सारे जो देश थे वह किसी सोवियत संघ में चला गया और नहीं तो अमेरिका के पक्ष में चला गया। दोनों कहीं ना कहीं चल गए। दोनों के बीच खुला मुकाबला चल रहा था क्योंकि वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। दोनों एक दूसरे के क्या थे, प्रतिद्वंदी थे। चाहे वो पूर्वी गुट करने थे तो जो सोवियत संघ रूस कर रहे थे, और पश्चिमी गुट करने थे तो जो अमेरिका कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के क्या थे, प्रतिद्वंदी थे। दोनों ही महाशक्ति बनने की होड़ थी। दोनों चाहते थे कि हम पूरे विश्व में अगर कोई शक्तिशाली देश होगा तो वह हम रहे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ का विघटन कब हो चुका था, 1991 में हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवीयता खत्म हो गई। मात्र अमेरिका का प्रभुत्व विश्व में स्थापित हो गया। इसी स्थिति को एक ध्रुवीयता कहा जाता है। दो ध्रुवीयता का मतलब जो दो महाशक्तियां उस समय चल रही थी उसके बारे में कहा गया। लेकिन एक ध्रुवीयता का मतलब क्या हो जाएगा, जब सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ तब विश्व में एक महाशक्तिशाली देश बचा जिसका नाम था अमेरिका। और अमेरिका का वर्चस्व जितने दिनों तक रहा उसे ही कहा गया एक ध्रुवीय विश्व। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है, मतलब किसी भी काम में नकार देना। तो चलिए इसके बारे में समझिए। गुट निरपेक्षता का उदय ऐसे समय हुआ था जब दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा था। गुट निरपेक्षता की नींव जो रखी गई थी वह 1955 ईस्वी में रखी गई थी। कब रखी गई थी, 1955 ईस्वी में बंडुंग सम्मेलन में। और जो शीत युद्ध चला था वह 1945 से चला था 1991 तक। तो इसका भी जन्म जो हुआ था, गुट निरपेक्षता का भी जो उदय हुआ था या जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो यह शीत युद्ध के दौरान ही हुआ था। और यह दो गुटों में बटा हुआ था। उस समय पूरी दुनिया कितने गुटों में बटी हुई थी, दो गुटों में बटी हुई थी। ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखकर विकासशील देशों एवं गरीब देशों को एक न्याय मंच प्रदान किया, जिससे उसके आर्थिक, सामाजिक और तथा राजनीतिक प्रगति हो रहे थे। इसलिए गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति न होकर सकारात्मक नीति थी। वह दोनों गुटों से अलग हटकर, पूर्वी गुट से और पश्चिमी गुट से, दोनों गुटों से अलग हटकर एक अलग पहचान बनाने में विकासशील देश चाहे और जितने भी गरीब देश थे उनको एक बेहतर स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया। तो यह नकारात्मक नीति नहीं होगी बल्कि सकारात्मक नीति होगी। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में, गुट निरपेक्ष नीति में कहीं ना कहीं भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो भारतीय क्या नीति थी, उसके बारे में समझना है।
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, भारत जब आजाद हुआ 1947 के करीब, विश्व दो प्रतिबंधित गुटों में विभक्त था। दोनों के बीच शीत युद्ध जारी था। अब दो गुट थे, कौन की? पूर्वी गुट था और पश्चिमी गुट था। पूर्वी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रूस और पश्चिमी गुटों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि दो विश्व युद्ध तो पहले ही हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 1945। तो तृतीय विश्व युद्ध का क्या थी? शंका थी कि भाई तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए। भारत के समक्ष दो ही विकल्प थे, या तो वह किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे से दुश्मनी मोल ले, या दोनों ही गुटों के प्रति निरपेक्षता की स्थिति बनाए रखते। अब भाई जिस समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, तो भारत के समक्ष भी एक ही भाई दो ही रास्ता था, या तो किसी गुट में शामिल हो जाए। अगर हम पूर्वी गुट में शामिल होते तो पश्चिमी गुटों से दुश्मनी मोल लेते, अगर हम पश्चिमी गुट में शामिल होते तो पूर्वी देशों से दुश्मनी मोल लेते। अब मान के चलिए ना कि भाई बगल पर दो आपस में लड़ रहा है, वो कह रहा है हमारे साथ मिल जाओ, वो कह रहा है हमारे साथ मिल जाओ। अब फलवा अब ए दोस्त के साथ मिले तो बी खिसिया गया, अब बी दोस्त के साथ मिले तो ए खिसिया गया, तो हम जाए तो जाए कहाँ? तो इससे अच्छा है कि भाई एक अलग ही दोस्त बना लो। अब एक और उदाहरण लेकर चलिए। दो प्रिय दोस्त हों, एक दोस्त को ए मान लेते हैं और एक दोस्त को बी मान लेते हैं। ए भी शादी उसी समय फिक्स किया, बी भी शादी उसी समय फिक्स किया। अब दोनों परम हित है, अब बोल रहा है कि शादी में आओ, बोला जा रहा है कि शादी में आओ। तो भाई हम किसके शादी में जाएं? ए के शादी में जाएंगे तो बी नाराज हो जाएगा, बी के शादी में जाएंगे तो सी नाराज हो जाएगा। इससे अच्छा है ससुरा उस दिन हम अपने शादी का तय कर लो, उसी दिन अपने ही शादी कर लो। भाई अपन हमारा शादी है तो तोरा शादी में हम कैसे आए? तो उसी में कहा हुआ कि भारत के समय दो ही विकल्प थे, या तो किसी एक गुट में शामिल हो जाएंगे, तो एक गुट में शामिल होंगे तो दूसरे गुट से क्या होगा? दुश्मनी हो जाएगा। दूसरा विकल्प था कि भाई दोनों ही गुट में शामिल ना होकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए, तो भारत ने वही किया। स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन करे, भारत ने दूसरी नीति को अपनाया। वह किसी भी गुट में शामिल ना हुआ, जो संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के अनुकूल था। गुट निरपेक्षता का अर्थ विश्व राजनीति से तटस्थता नहीं था, बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना था। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति तृतीय विश्व युद्ध के देशों के लिए आंदोलन बन गई कि भाई हम किसी भी गुट में, अब इसके देख ले, मतलब भारत को देखे हुए बहुत सारे देशों ने क्या हुआ? गुट निरपेक्षता की नीति में भाग लिया और अपना एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाया। एक अपने को दोनों गुटों से क्या रखा? स्वतंत्र रखा। सातवां आपका क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो उद्देश्य लिखें। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो दो मुख्य उद्देश्य थे वह कौन कौन से थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने आप को तीसरी दुनिया के हितों का संरक्षण था तथा सैनिक गुट में बटे दो समूहों के मुकाबले में एक वैकल्पिक समूह मानता है, जिसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से, जो गुट निरपेक्षता की शुरुआत हुई थी, इसकी तो नींव रखी गई थी 1955 ईस्वी में, लेकिन मुख्य रूप से इस आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो 1961 ईस्वी में हुआ था। बेलग्रेड में जो पहला सम्मेलन हुआ था इसका, गुट निरपेक्षता की नीति का जो पहला सम्मेलन हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वह 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद में ही यह सामने निकल के आया। तो इसका दो मुख्य उद्देश्य क्या था? एक बताया जाए, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना। जो साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद चल रहा है, साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपनी साम्राज्य की स्थिति को बढ़ाना, अपना जो क्षेत्र होगा वह किसी पर अधिकार करके अपना क्षेत्र बढ़ाना। उपनिवेशवाद का मतलब भी होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर लेकिन प्राकृतिक संपन्न होगा उस पर अधिकार कर लेता है और उसी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, तो उसे हम लोग कथी कहा जाता है? उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो भारत ने इन सब का, जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाले जितने भी देश थे, वो इन दोनों का कथी किया? विरोध करना। यदि संसार में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत हुआ तो इसका श्रेय गुट निरपेक्ष आंदोलन को ही जाता है। दूसरा का इसका उद्देश्य था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण रंग भेद, नस्ल भेद एवं स्वयं को न मानने की नीति आदि रहा है। गुट निरपेक्ष देशों ने समय समय पर इन नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई है। जो आवाज भाई रंग भेद के विरुद्ध, नस्ल भेद के विरुद्ध, जो विभिन्नताएं चल रही है, जो भेदभाव चल रहा है, उसके विरुद्ध आवाज उठाए। आपका 8वां क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण की परिभाषा दीजिए। निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? चलिए, इसका उत्तर होगा, निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि मानव को संहार करने वाले, निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि मानव को संहार करने वाले
अस्त्र शस्त्रों का निर्माण बंद हो जाए। जिससे मानव जाति को खतरा है, मानव को खतरा है, वैसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण कथी कर दिया जाए, बंद किया जाए। वही उसका क्या है, निशस्त्रीकरण का अर्थ है। और आणविक शस्त्रों पर प्रतिबंध लगे। जो परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, जो अणु बम बनाए जा रहे हैं, उस पर क्या लगे, प्रतिबंध लगे। विश्व के अनेक देशों ने अणु बम तथा हाइड्रोजन बम बना लिए हैं और कुछ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को दिन प्रतिदिन क्या है, खतरा बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन क्या बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है। भारत प्रारंभ से ही निशस्त्रीकरण के पक्ष में रहा है। 1961 ईस्वी में भारत ने अणु बम न बनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में रखा था। अतः कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण में ही विश्व का कल्याण निहित है। अगर ऐसी जो अस्त्र शस्त्र का निर्माण न हो, जिससे मानव जाति को खतरा हो, तभी जाकर विश्व में क्या हो सकती है, शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है। दिया गया है 9वां क्वेश्चन आपका, संक्षेप में परमाणु युद्धों के प्रभावों का वर्णन करें। परमाणु अगर परमाणु बम से अगर युद्ध होता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में आपको कथन करना है, बताना है। जिस युद्ध में शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग किया जाता है। जिस युद्ध में शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग किया जाता है, उसे परमाणु युद्ध कहते हैं। जिस युद्ध में परमाणु बम का उपयोग हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, परमाणु युद्ध बोलेंगे। परमाणु युद्ध का प्रभाव मानव जीवन पर व्यापक रूप से पड़ता है। यह मानव जाति को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। परमाणु अस्त्र न केवल युद्ध में लड़ने वाले देशों का बल्कि मानव मात्र का विनाश कर सकता है। केवल सैनिकों का ही नष्ट नहीं कर सकता है, वो पूरे मानव जाति को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। परमाणु बम का प्रयोग यदि एक बार किया जाता है तो कई बार दुनिया को नष्ट कर सकता है। एक बार अगर परमाणु बम का उपयोग कर लेंगे तो वह कई बार दुनिया क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। यदि एक बार परमाणु बम का प्रयोग किया जाए तो वह बम गिरने से रेडियो धार्मिकता के बादल इतने तेजी से उठेंगे कि सुदूर स्थानों पर, दूर दूर तक, मतलब सुदूर स्थान का मतलब होता है दूर दूर स्थानों में भी रहने वाले करोड़ों लोग क्या हो जाएंगे, मारे जा सकते हैं। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी मानव जाति क्या हो सकती है, नष्ट हो जाएगी। इतना खतरा है परमाणु बम से। 10वां क्वेश्चन है आपका, गुट निरपेक्षता तटस्थता से आप कैसे अलग है। जो गुट निरपेक्षता है वह तटस्थता से कैसे अलग है, इसके बारे में जानना है। आंसर होगा, गुट निरपेक्षता का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति या देश जिन्होंने अपना एक गुट या समूह बनाया है जो शक्ति गुटों से प्रति तटस्थ रहता है, उसे ही क्या कह सकते हैं, हम गुट निरपेक्षता कह सकते हैं। तटस्थता का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या देश जो किसी से भी कोई भी संधि न रखता हो और तटस्थ रहता हो। यही गुट निरपेक्षता तथा तटस्थता में क्या है, अंतर है। गुट निरपेक्षता का अर्थ होगा भैया कि किसी गुट या शामिल नहीं होना। अब कोई गुट होगा तो भाई जो जिससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे नुकसान होगा, किसी सैनिक गुट में शामिल ना होना। किसी गुट से अगर हमको नुकसान है तो वहां हम शामिल नहीं होंगे, वह कहलाएगा गुट निरपेक्षता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुट निरपेक्षता। जैसे शीत युद्ध के दौरान ना तो हम सोवियत संघ रूस में शामिल हुए थे और ना ही अमेरिका में शामिल हुए थे। लेकिन तटस्थता का मतलब होता है कि भाई अगर कोई सही काम के लिए अगर गुट निरपेक्षता बना है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गई, उसके लिए कोई संघ बनाया जाए तो उसमें भी शामिल ना होना, तो वह कभी कहलाता है, क्या कहलाता है, तटस्थता कहलाता है। जो किसी भी गुट में शामिल ना हो। इसमें क्या गुट निरपेक्षता में कि ऐसे जिस गुट से हमें नुकसान है उस गुट में हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन जिस गुट से विश्व का कल्याण हो सकता है, विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है, तो उस गुट में शामिल हम हो सकते हैं। यह गुट निरपेक्षता का अर्थ होगा। लेकिन तटस्थता का अर्थ होगा वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई 2 विशेषताएं बताएं। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुए थे उनकी कोई 2 विशेषता बतलाना है, तो 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। एक में स्वतंत्र नीति का पालन करना। स्वतंत्र नीति का पालन करना का मतलब स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। हम किसी के अधीन नहीं है। ये ना कि अमेरिका वाला अगर पश्चिमी गुट में शामिल हो जाते तो अमेरिका वाला जैसे नीति लागू करता वैसे नीति लागू करना होता। कहा था तो उठ तो बैठ दूसरा गुलाम थोड़े तो कि उठ बैठ वैसे थोड़े करेंगे। दूसरा है गुट निरपेक्षता अलगाववाद या तटस्थता की नीति नहीं है।
यह सहयोग एवं समस्या समाधान करने की नीति है। गुटनिरपेक्षता की नीति, गुटनिरपेक्षता का अर्थ कोई अलगाववाद समझता है या तटस्थता समझता है कि पूरे विश्व से अलग हटके चल रहा है, तो ऐसे भी नहीं है। वह समाज के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, समस्या के समाधान के लिए कार्य कर रहा है। तीसरा आपका दिया है कथी, गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध का समर्थन नहीं करती है। यह नहीं चाहता था कि दोनों के बीच में क्या हो, महाशक्ति बनने की होड़ हो, महाशक्ति बनने की होड़ हो, उसके बाद में परमाणु बम और हथियारों को बनाने की होड़ लगे, दोनों एक दूसरे के प्रतिबंधी बने, ऐसा प्रतीत होगा कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। तो वह ऐसा वह गुटनिरपेक्ष नीति वाले नहीं चाहते थे। चौथा दिया है कथी, यह नीति सैनिक, राजनीतिक सुरक्षा, संधि तथा गठबंधन का विरोध करने की नीति है। वे नहीं चाहते थे, गुटनिरपेक्षता में जो भी देश शामिल थे वे नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का सैनिक गुट बने, चाहे वह नाटो बना हो, सीटो बना हो, सेंटो बना हो, चाहे वर्सा पैक्ट बना हो। यह नहीं चाहता था कि ऐसे कोई भी गुट बने। पांचवा दिया है कि गुटनिरपेक्षता की नीति जातिवाद, रंगभेद, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता की नीति नहीं चाहती, वह किसी प्रकार की जातिवाद, रंगभेद, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का क्या करती है, विरोध करती है किसी भी प्रकार के। छठा दिया आपका, गुटनिरपेक्षता की नीति निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन नहीं करती है। शस्त्रीकरण की नीति का समर्थन नहीं करती, निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। वह नहीं चाहती कि ऐसे हथियारों का निर्माण हो जिससे मानव जाति को क्या हो, खतरा हो। ऐसे गुटनिरपेक्षता नीति वाले चाहते थे। अब अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम। लघु का ही लास्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना का क्या उद्देश्य था। मार्शल योजना की जो शुरुआत हुई थी वह अमेरिका के द्वारा की गई थी, यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए। शीत युद्ध के दौरान जो अर्थव्यवस्था का पुनः हानि नहीं हो गया था, पूरा मतलब कि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुका था, तो उस अर्थव्यवस्था के तहस नहस अर्थव्यवस्था को फिर से पुनर्निर्माण के लिए क्या किया गया, मार्शल योजना चलाया गया था अमेरिका के द्वारा। मार्शल योजना की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में शुरू किया गया था। मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को फिर से क्या करना था, हरा भरा करना था। स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए नीतियों को अपनाने को बढ़ावा देना और यूरोपीय देशों के बीच, यूरोप और बाकी दुनिया के बीच व्यापार बढ़ाने का उपयोग करना था। यह मार्शल योजना का उद्देश्य था। तो मार्शल योजना की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी अमेरिका के द्वारा। अब लोग समझते हैं हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो पहला क्वेश्चन आंसर है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है। जब शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि शक्तियां क्या होनी चाहिए, शक्तियों का जो विभाजन होना चाहिए वह समान रूप से होना चाहिए, न कि कहीं ज्यादा और न कि कहीं कम होना चाहिए। ज्यादा कहीं होगा, कहीं कम होगा, तो जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वह अपना इच्छा अनुसार कार्य करने लगेगा, वह निरंकुश हो जाएगा। तो निरंकुश नहीं होना होगा, निरंकुश हो जाएगा तो भाई दिक्कत परेशानी हो जाएगी। चलिए, शक्ति संतुलन परंपरागत सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो शुरू से सुरक्षा की नीति चल रही है उसमें एक शक्ति संतुलन की भी नीति है। शक्ति संतुलन की व्याख्या एवं परिभाषा विभिन्न प्रकार से की गई है। व्याख्याकारों या विचारों, कहाँ गया भाई, व्याख्याकारों या विचारों ने परस्पर विरोधी अर्थ को लेकर इसकी अस्पृश्यता को बढ़ाकर उलझन पैदा कर दिया है। जो व्याख्याकार है, जो विचारक है, वो इसे अस्पृश्यता मानकर, मतलब छुआछूत मानकर इसे क्या कर दिया, उलझन पैदा कर दिया है। फिर भी समकालीन विश्व राजनीति में इसकी प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आज भी अभी जो समकालीन विश्व में राजनीति जो चल रही है इसकी महत्वपूर्णता को भुलाया नहीं जा सकता है। सभी छोटे बड़े राष्ट्र अपनी शक्ति एवं प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा होने से समस्त अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रों के बीच संतुलन बना रहता है। अब क्या होता है कि भाई सभी देखा जाता है कि पड़ोसी देश हमारा बहुत शक्तिशाली हो चुका है, तो अपनी भी शक्तियां, अपने भी सैनिकों की शक्तियां बढ़ानी शुरू करता है आदमी, कि वह भी देख ले कि भाई हमारे पास भी शक्तियों की कोई कमी नहीं है। तो वह क्या होगा कि जब शक्तियां, संतुलन क्या होगा, शक्तियां जो होगी संतुलित होगी, तो कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण करने से पहले सोचेगा कि भाई अगर हम आक्रमण करते हैं तो हमको भी खतरा होगा, इसको भी खतरा होगा। जब दोनों की तरफ खतरा नजर आए, जब दोनों तरफ नुकसान नजर आए, तो वह खतरा नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, वह युद्ध ही नहीं होगा, वह युद्ध क्या हो जाएगा, टल जाएगा। चलिए आगे समझिए। इसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र स्वयं को गुटों में इस
प्रकार बांटे रहते हैं कि कोई एक राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के समूह को इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया जाता है जिससे वह दूसरे पर हावी हो जाए। किसी भी गठबंधन को, किसी भी शक्ति को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाता है कि वह क्या हो जाए, कि दूसरे पर क्या हो जाए, आक्रमण करे, दूसरे पर क्या हो जाए, हावी हो जाए। आगे दिया है या अथवा उन्हें समाप्त कर दे। ऐसे किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के समूह को तुरंत ही उसे ही शक्तिशाली वर्ग के विरुद्ध का सामना करना पड़ सकता है, और जब तक वह संतुलन बना रहता है तब तक शांति कायम रहती है। जब शक्तियां संतुलित रहेगी, ना शक्ति किसी के पास ज्यादा होगा ना किसी के पास कम होगा, तो वह शांति व्यवस्था क्या हो जाएगी, स्थापित रहेगी, और राष्ट्रों की स्वतंत्रता की सुरक्षा की आशा और विश्वास बना रहता है। इसे एक तराजू के उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जिस प्रकार एक तराजू के दोनों पलड़ों विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी वस्तुएं एवं बाट रखकर संतुलित रखा जाता है, उसी प्रकार विश्व में भी राज्य या दो गुटों या वर्गों को समान रूप से बांटकर एक दूसरे को परस्पर क्या रखते हैं, संतुलित रखते हैं। अगर कोई निर्माण किया जा रहा है गुट का निर्माण, जैसे शीत युद्ध के दौरान ही समझने के लिए समझेंगे, तो अमेरिका के द्वारा नाटो की स्थापना की गई थी, तो उसके विरुद्ध में उसका जवाब देने के लिए सोवियत संघ के द्वारा भी वर्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी। तो वह शक्ति को संतुलित बनाकर रखता है कि भाई आप कुछ कर रहे हैं तो हम भी कुछ करें। शक्तियां क्या रहती है, उसे संतुलित रहती है। जब शक्तियां संतुलित रहेगी तो किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होगा, जिससे कोई एक राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होकर अन्य पर हावी न हो पाता है। लॉर्ड कसलेरे ने ठीक ही लिखा है कि राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों के बीच ऐसे न्यायपूर्ण साम्य व्यवस्था बनाए रखने जिससे उनमें कोई भी इतना शक्तिशाली न हो सके कि वह अपनी इच्छा अनुसार दूसरे पर क्या कर सके, वह अपनी इच्छाओं को दूसरे पर ला दे। विश्व में ऐसा कोई भी देश इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वह अपनी इच्छाओं का अनुसार दूसरे पर ला दे, वह जो चाहे सो पूरे विश्व में करे। ऐसे भी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आगे दिया है दूसरा का दीर्घोत्तरीय का सेकेंड क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध का अर्थ एवं उसके उदय के कारण को बताइए। शीत युद्ध का क्या अर्थ था और इसके उदय के कारण को बताइए। चलिए, शीत युद्ध का अर्थ वास्तविक या प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है। शीत युद्ध का मतलब कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, बल्कि युद्ध की पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि का मतलब है तो है युद्ध, ऐसा प्रतीत होगा कि युद्ध होगा, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता है। किंतु सरहदों पर गोली नहीं, इसमें युद्ध की भाषाएं बोली जाती है, किंतु सरहदों पर गोली नहीं चलती। मार काट का भाषा होगा, अब युद्ध हो जाएगा, कब हो, मतलब तानातानी एक दूसरे के साथ एकदम बीचा बीच तानातानी हो जाएगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होगा। शीत युद्ध में परस्पर विरोधी गुटों द्वारा सामरिक अस्त्रों का विकास किया जाता है। उसके निर्माण पर काफी खर्च किए जाते हैं। जो हथियार होंगे उस पर निर्माण और उसके निर्माण पर काफी खर्च किए जाएंगे। समर्थकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, भाई हमारा देश का समर्थक अधिक रहे, उसके देश का समर्थक कम रहे। एक दूसरे की नीतियों एवं कार्यक्रमों की आलोचना की जाती है कि आपकी जो नीति लागू की जा रही है वो गलत है, हमारी नीति क्या है, सही है, आप कुछ कर रहे हैं। जैसे अमेरिका अपने जनतंत्र का रक्षक, पोषक एवं संरक्षक मानता था, तथा सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को आलोचना स्वतंत्रता के अभाव के आधार पर देखता था। कारण क्या था इसका, तो शीत युद्ध के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। शीत युद्ध के जो कारण थे वह निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। देखिए, फर्स्ट कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ तथा अमेरिका एवं ब्रिटेन के बीच वैचारिक दूरी बढ़ती गई। माल्टा सम्मेलन की भावना का निरादर का आरोप सोवियत संघ पर लगाया गया। ऐसा माना गया कि जो माल्टा सम्मेलन है उसको सोवियत संघ रूस क्या हो रहा है, नहीं मान रहा है। चलिए, दूसरा कारण बताया गया है कि जर्मनी का बंटवारा दो गुटों के द्वारा कर दिया गया। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत का नियंत्रण स्थापित हो गया। तीसरा कारण दिया है कि ईरान में सोवियत संघ की सेनाओं ने जमावड़ा बना रखा था, जिसका विरोध ब्रिटेन करता था।
दोनों गुट परस्पर विरोधी प्रचार करते थे, जिससे अविश्वास, कलह, घृणा की स्थिति बनती रही दोनों देशों के बीच में। रूस के बीच में अमेरिका के प्रति और अमेरिका के बीच रूस के प्रति ऐसे घृणा पनपती गई। परस्पर अविश्वास का ही परिणाम था कि सुरक्षा परिषद ने इन दोनों गुटों की अग्रणी देशों को निषेधाधिकार दे दिया गया। निषेधाधिकार का मतलब वीटो पावर दे दिया गया। वह रूस के पास में वीटो पावर प्राप्त था और अमेरिका के पास भी वीटो पावर प्राप्त था। वे अपने वर्चस्वकारी स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि हमारा पूरे विश्व में अगर किसी का वर्चस्व रहे, दबदबा रहे, तो वह दबदबा मेरा रहे, मेरा नहीं बल्कि सोवियत संघ रूस का मानना था कि मेरा रहे और अमेरिका का मानना था कि मेरा रहे। अमेरिका पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तारवादी नीति का विरोध करता था। अमेरिका का मानना था कि जो पूर्वी यूरोप है उसमें सोवियत संघ अपना क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। वह किसी देश पर क्या कर रहा है, आक्रमण करके वहां जमीन हथियाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, जो कि गलत है। इस प्रकार शीत युद्ध विभिन्न कारणों से अस्तित्व में आया, किंतु समय के साथ दो ध्रुवीयता की स्थिति समाप्त हो गई। दो ध्रुवीयता की स्थिति कब समाप्त हुई? तो 1991 ईस्वी में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो दो ध्रुवीयता की स्थिति थी वह समाप्त हो गई और पूरे विश्व में एक महाशक्तिशाली बनकर उभरा जिसका नाम था अमेरिका। 1990 तक सोवियत संघ का पतन हो गया, साम्यवादी जगत विघटित हो गई और इस प्रकार दो ध्रुवीय विश्व की राजनीति तथा शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका वर्चस्व के अधीन विश्व के एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर आगे बढ़ा। क्या हुआ कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो पूरे विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र उभर कर सामने आया जो था अमेरिका। और पूरे विश्व में किसका वर्चस्व था? अमेरिका का वर्चस्व था, अभी भी देखने को मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका ध्रुवोत्तरीय का, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था उसके क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ, उससे क्या विश्व को शिक्षा मिली, इसके बारे में समझना है। मेरे विचारानुसार, मतलब मेरे विचार के अनुसार, गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, आज भी उतना ही कार्यरत है जितना पहले था। सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ का विघटन जब 1991 में हुआ तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय बन चुका था। पूरा विश्व के क्या बन चुका था? एक ध्रुवीय बन चुका था, यानी पूरे विश्व में एक ही शक्तिशाली था, एक ही देश का वर्चस्व था जो था अमेरिका। गुट निरपेक्ष देश मिलकर काम करे तो वे एक ताकत बन सकते हैं। यह देश संगठित होकर एक ध्रुवीय विश्व की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि के लिए एकजुट होकर सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं। नवोदित का मतलब होता है नए स्वतंत्र राष्ट्रों का राजनीतिक और आर्थिक विकास एक दूसरे के सहयोग पर भी निर्भर करता था, इसलिए उन्होंने क्या अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। आगे भी और इस रिलेशन अब इसमें होगा। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अमेरिका के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का आपसी सहयोग और भी अधिक आवश्यक हो गया। मतलब अमेरिका के वर्चस्व से, अमेरिका के प्रभाव से अगर बचना है तो छोटे छोटे देशों को मिलकर आपसी सहयोग करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे के साथ रहकर क्या करना होगा? विकास करना होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व के शक्तिशाली देशों से उनकी रक्षा के लिए आवश्यक था। जो शक्तिशाली देश थे उस समय सोवियत संघ, रूस और अमेरिका, तो उनसे रक्षा के लिए यह जरूरी था कि जो छोटे छोटे देश थे वो आपस में क्या रहे? संगठित रहे, आपस में क्या मिलजुल कर क्या करे? सहयोग करे एक दूसरे का, और एक दूसरे के लिए विकास के लिए आगे बढ़े। गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से निशस्त्रीकरण की आवाज उठाई जा रही है, जो गुट निरपेक्ष देशों को सुरक्षा प्रदान करती है। जिनके पास अभी भी परमाणु बम नहीं है, जो परमाणु बम संपन्न नहीं है, उनका मानना है कि निशस्त्रीकरण हो, मतलब जो शास्त्र है, जो परमाणु हथियार है, उनकी उपयोग कम कर दी जाए, उनके उपयोग न के बराबर कर दिया जाए, उनके उत्पादन पर क्या कर दिया जाए? प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो क्या रहे? सुरक्षित रहे। अधिकतर गुट निरपेक्ष देश विकासशील या अविकसित देश है। जो अधिकांश गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश थे या तो वह विकासशील थे, या तो विकास कर रहे थे,
या तो वह अल्प विकसित थे, विकसित ही नहीं थे, अपनी अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह संगठन एक मंच के रूप में आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है। कौन सा? तो गुटनिरपेक्ष। इसका निष्कर्ष क्या निकला? हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की गुटनिरपेक्षता क्या है, इसका मूल्यांकन करें। यह दीर्घोत्तरीय का 4 नंबर क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता क्या है, इसका मूल्यांकन करें। गुटनिरपेक्षता का अर्थ साधारणतः तटस्थता के रूप में समझा जाता है, लेकिन वास्तव में है नहीं। सकारात्मक दृष्टिकोण से इसका अर्थ गुटों से अलग रहकर, अगर सकारात्मक रूप में देखें गुटनिरपेक्षता का अर्थ, तो गुटों से अलग रहकर अपने स्वतंत्र स्थिति और संप्रभुता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम रखते हुए सहयोग एवं सह अस्तित्व के आधार पर विश्व शांति और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना ही क्या है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी गुट में शामिल न होकर आपसी सहयोग, अपनी आर्थिक संपत्ति, अपने स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आर्थिक विकास करने का एक रास्ता क्या है? गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता अब विश्वव्यापी हो गया है। गुटनिरपेक्ष में बहुत सारे देश क्या हो चुके हैं? शामिल हो चुके हैं। तो गुटनिरपेक्षता अब विश्वव्यापी हो गया है और इसका कार्य क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक हो गया है। कार्य क्षेत्र जो पहले छोटा सा था वह काफी क्या हो चुका है? बड़ा हो चुका है। बेलग्रेड के पहले शिखर सम्मेलन जो 1961 में बेलग्रेड में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, तो बेलग्रेड के प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था और 24-25 फरवरी 2003 में कुआलालंपुर में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन के बाद इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 116 हो गई। तो इसका जो विस्तार हो रहा है काफी तेजी गति से हो रहा है। किसका? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विस्तार। सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ इसके कार्य क्षेत्र में भी काफी विस्तार हुआ है। चूंकि यह नई संकल्पना है, एक नई सोच है, पूरे विश्व में एक नई सोच लेकर चल रहा है। प्रारंभ में ही गुटनिरपेक्ष देशों को एक कठिनाई से जूझना पड़ा कि अन्य राष्ट्रों को कैसे समझाया जाए कि गुटनिरपेक्षता का क्या है। कि भाई अगर हम शुरुआत किसी नई चीज का शुरुआत करते हैं तो लोगों को बताना होगा कि भाई वास्तव में हम करना क्या चाहते हैं। उसी तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो विश्व में चल रहा था, तो लोगों को यह समझाने में काफी उलझना पड़ा कि भाई कि हम गुटनिरपेक्ष चालू किए हैं, तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, यह कैसे हम लोग के साथ, कैसे यह आपसी सहयोग के द्वारा हम लोग आर्थिक विकास कर पाएंगे, कितनी तेजी गति से विकास कर पाएंगे। अगर हमको अमेरिका के वर्चस्व से बचना है, चाहे रूस के वर्चस्व से बचना है, तो हम क्या कर पाएंगे। इसके लिए कौन सी नीति अपनाई गई? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। शुरू में दोनों गुटों ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों पर विश्वास किया। पश्चिमी गुट की अपेक्षा पूर्वी गुट ने अधिक। पश्चिमी गुट जिसका अमेरिका कर रहा था, अमेरिका का माना था कि भाई ये सब ढोंगी है, ये सब कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पूर्वी गुट करने थे, सोवियत संघ कर रहे थे, उन्होंने हम लोग का साथ दिया। गुटनिरपेक्षता के निहितार्थों को निम्नलिखित प्रकार से इंगित किया जा सकता है। जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उसको निम्नलिखित प्रकार से इंगित किया जा सकता है। एक में दिया है महाशक्तियों के सैनिक गुटों एवं विचारधात्मक ध्रुवीकरण से बचना। जो विश्व में उस समय जो द्वितीय मतलब शीत युद्ध के दौरान जो दो गुट चल रहे थे, उन दोनों गुटों और सैनिक गुटों से बचना। जिस सैनिक गुट में आपका नाटो हो गया, सीटो हो गया, सेंटो हो गया, वर्सा पैक्ट हो गया, इन सैनिक गुटों से हमको कैसे करना होगा? अलग रहने के लिए भी बनाई गई थी। दूसरा है शीत युद्ध से दूर रहना। शीत युद्ध में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसके लिए दूर रहने के लिए कौन सी अपनाई गई? गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई गई। हरे मुद्दे को उसके गुणों पर आकलन, हर एक मुद्दे को उसके गुणों पर, यहाँ हरे नहीं होगा मतलब कि हर एक होगा। हर एक मुद्दों को उसके गुणों पर आकलन तथा अपने विकास का स्वतंत्र मार्ग चुनना। हम विकास कैसे करेंगे, हमारे विकास का तौर तरीका कैसा रहेगा, ऐसी रास्ता का निर्माण करने का जिम्मेदारी गुटनिरपेक्षता वालों ने खुद को लिया कि भाई हम खुद स्वतंत्र, अगर खुद स्वतंत्र है, हम खुद की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाकर हम विकास करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। सभी देशों के साथ मित्रता और परस्पर काम की नीति अपनाना। हम सभी देशों के, ना हमारा कोई देश दुश्मन है और ना ज्यादा देश कोई हित है, हम सबको एक मित्रता के भावना से देखेंगे और सबके काम के लिए प्रयास करेंगे कि हम सबके साथ हमारा क्या रहे, काम का तरीका बना रहे, हमारा सबके साथ व्यवहार होता रहे, आर्थिक विकास की जो गति है वह हमेशा चलती रहे। संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण समर्थन देना कि संयुक्त राष्ट्र जो विश्व में शांति स्थापित करके रखे, कोई दिक्कत परेशानी न हो। दक्षिण अफ्रीका
की रंग भेद नीति का निंदा करना, कि दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति चल रही है वह सही नहीं है, उसका भी हम लोग क्या करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। सातवां दिया है कि परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर, परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर, क्या हो गया भाई, परमाणु बताया गया है कि सातवां बताया गया है कथी, परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर, रोग तथा निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजना, कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो विवाद चल रहा है, पूरे विश्व में जो विवाद चल रहा है उसको शांति ढंग से कैसे सुलझाया जा सके, इसके लिए भी प्रयास करना होगा। पांचवा दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अप्रासंगिक हो गया, अपने विचार प्रस्तुत करें, अथवा गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक है, वर्णन करें। मतलब अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह गया है, इसके बारे में बताना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे प्रमुख और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य विश्व का दो परस्पर विरोधी क़ौमों में विभाजित हो जाना था। शीत युद्ध के दौरान जो दो महाशक्तियां थी, वह एक पूर्वी गुट, दूसरा पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रूस और पश्चिमी गुट का नेतृत्व अमेरिका। यह दुर्भाग्यपूर्ण नीति ही थी, दोनों क्या कर थे, बट गए थे। दोनों महाशक्तियों के परस्पर विरोध का ही को ही शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध क्या था, खतरा था किसके लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एशिया और विश्व की राजनीति में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए दोनों महाशक्तियां भारत को अपने अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया था, चाहे वह रूस हो चाहे वह अमेरिका हो, दोनों चाहते थे कि भारत उसमें क्या हो जाए, शामिल हो जाए। ऐसी विषम परिस्थिति में भारत द्वारा एक विवेकपूर्ण मार्ग का चयन स्वाभाविक ही नहीं बल्कि अत्यंत आवश्यक था। परिणाम स्वरूप भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया, जो भारत के लिए स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात है। लेकिन आज विश्व राजनीति के रंगमंच में नए समीकरण उभर रहे हैं। भारत ने इस परिदृश्य की विशेषताओं को बराबरी से अध्ययन करने के बाद अपनी कूटनीति में संशोधन किया। अब गुट निरपेक्षता का वह अर्थ नहीं है जो शीत युद्ध के समय था। आज जब गुट ही नहीं है तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। आज जब गुट ही समाप्त हो चुका है, चाहे वह सोवियत संघ हो, पूर्वी गुट हो और पश्चिमी गुट हो, वह गुट ही समाप्त हो चुका है, तो गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होगा, कुछ नहीं। लेकिन इस शीर्षक के तहत भारत अपनी उस स्वतंत्र नीति पर चल रहा है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखना है। अभी भी उस भावना से भारत कार्य कर रहा है कि पूरे विश्व में क्या होना चाहिए, शांति स्थापित होना चाहिए। कोई भी देश जो अगर कोई विश्व में अगर मुद्दा चल रहा हो तो उस मुद्दा को क्या होना चाहिए, अगर कोई विवाद हो तो उसे शांति प्रिय ढंग से उसे कथन किया जा सके, सुलझाया जा सके। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, छठा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुटनिरपेक्षता का विशेष महत्व है। इस नीति को सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप देने का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। गुटनिरपेक्षता की नीति की जो शुरुआत की गई थी उनमें महत्वपूर्ण योगदान किनका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यदि हम अपने को किसी एक गुट के साथ जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से शायद यह अच्छा कदम सिद्ध ना होगा। अगर हम किसी गुट में मिल जाते हैं, चाहे वह पूर्वी गुट हो या पश्चिमी गुट हो, तो हम ऐसा काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीका से, यह सही तरीका नहीं है। लेकिन हमें ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया को इससे लाभ की अपेक्षा हानि होगी। अगर हम किसी गुट में शामिल होते हैं तो लाभ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हानि होगा। इससे हम दुनिया में अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकेंगे कि हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या सोच है। हम अपने सोच को, हम विदेश नीति को दुनिया के सामने नहीं रख पाएंगे। हम स्वतंत्र क्या सोच रहे हैं, स्वतंत्र अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे दुनिया के सामने। ये हमारा क्या होगा, कमी होगा। पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि मैं तटस्थ राष्ट्र का प्रयोग नहीं करता, मैं तटस्थ भी नहीं रह सकता। मैं दुनिया में जो दुनिया में चल रहा है चीज है, मैं उससे दूर भी नहीं रह सकता। दुनिया में अगर गलत चीज होगी तो हमको बोलना होगा कि गलत चीज हो रहा है, सही हो रहा होगा तो बोलना होगा कि सही चीज कर रहा है।
हम तटस्थ भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्ध काल में होता है। शांति काल में भी इससे एक प्रकार की युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती है। अगर ऐसा सोच रहे कि हम एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, तो कहीं ना कहीं वह युद्ध की तरफ ले जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो गुट उभरे। पूंजीवाद और साम्यवाद के समर्थन दोनों राष्ट्र अपने समर्थक राष्ट्रों की संख्या बढ़ाने के तत्पर थे। दोनों चाहते थे कि पूर्वी गुट वाले चाहते थे पूर्वी गुट में देशों की संख्या रहे, पश्चिमी गुट वाले चाहते थे कि पश्चिमी गुट में देशों की संख्या क्या रहे, अधिक रहे। और दोनों अपने अपने सहयोग, अपने अपने राष्ट्रों के समर्थन राष्ट्रों की संख्या बढ़ाने में क्या थे, तत्पर थे, लगे हुए थे। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सोचा कि एशिया अफ्रीका के नवीन राष्ट्र विश्व राजनीति के सैनिक गुटों में चंगुल से अपने आप को अलग रखें। ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल ने सोचा कि भाई हमको क्या करना होगा, दोनों गुट से क्या करना होगा, अलग रखना होगा, अपने स्वयं को एक अलग पहचान बनाने होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1956 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल जोसेफ ब्राज टिटो ने एक बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले देशों को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए उनके समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए। तभी से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई 1956 से। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वह 1961 में हुआ था। इसका जो नींव पड़ा गया था, जो इसका नींव डाला गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, वह डाला गया था 1955 ईस्वी में बांडुंग सम्मेलन से। तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। अभी के समय में, अभी के इतिहास विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है, उसके बारे में समझना होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय मुख्यतः उपनिवेशवाद और शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था, किंतु अब दोनों ही समाप्त हो चुके हैं। ना तो वह उपनिवेशवाद है और ना ही शीत युद्ध का दौर ही चल रहा है। दोनों क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, जिसके कारण लोग मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। बहुत व्यक्तियों का मानना है, बहुत सारे इतिहासकारों का, बहुत सारे विचारकों का मानना है कि जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका है, उसको टक्कर देने के, उसको खत्म करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति लागू की गई थी। तो अब गुटनिरपेक्षता का भी कोई महत्व नहीं रह गया है। किंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों का मूल्यांकन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि आज भी यह काफी प्रासंगिक है, आज भी यह काफी उपयोगी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया स्थापित करने के सदस्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गुटनिरपेक्षता के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक न्याय संगत विश्व अर्थव्यवस्था को स्थापित करने पर जोर देता है कि पूरे विश्व में उसका क्या हो सके, न्याय हो सके, किसी भी देश को दिक्कत परेशानी न हो। गुटनिरपेक्षता की नीति ही विकासशील देशों को एक रंगमंच पर लाने के लिए कार्य करता है। जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वह विकासशील देशों के, जो अभी विकास कर रहे हैं, वैसे देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां से वह क्या कर सके, विकास की गति को और भी काफी तेजी गति से बढ़ा सके। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। गुटनिरपेक्षता की नीति ही क्षेत्रीय गुटबंदी की राजनीति पर रोक लगाने का प्रयास करती है तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही आतंकवाद, जलवायु में परिवर्तन तथा व्यापार संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए एक रंगमंच प्रदान करता है। तो इस जो एक लेसन था आपका शीत युद्ध का दौर, उसका क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। वह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, सब क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये आप चाहते हैं कि अगर यह आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको यह नोट्स
उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।